अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल समी है, रोल नंबर 19 2014 और क्लास BSIT 7 सेमेस्टर इवनिंग से मेरा ताल्लुक है। सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें चैप्टर नंबर 14 को हम देखेंगे, इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ HR। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, इंट्रो कर लेते हैं कि ये होता क्या है। इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ HR में हम पढ़ेंगे कि हम जो मैनेजर्स होते हैं वो किस तरह ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट स्टेज पर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इंटरनेशनली हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हम अपने जो है जॉब असाइनमेंट्स को किस तरह डील करते हैं ग्लोबली, और हम उन असाइनमेंट्स को मोर इफ़ेक्टिव तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी जो बिज़नेस है हमारा इंटरनेशनली ग्लोबली भी अच्छा परफॉर्म कर सके। ग्लोबली HR जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं मैनेजर्स के साथ, या टॉप लेवल बिजनेस जो उनके जो पर्सन होते हैं, टॉप लेवल जो पर्सन होते हैं बिज़नेस के, उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि बिज़नेस को किस तरह इफेक्टिव बनाया जाए, उनको आइडियाज़ देते हैं। बेसिकली जो ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स का काम है ना, वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि आप बिज़नेस स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है आपने, या आपने अपने बिज़नेस के डिसीजन किस तरह लेने हैं। इसमें हमें ज़ाहिर सी बात है, जब हमने ग्लोबली डील करना है तो हमें ग्लोबली इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए कि हम पूरे ग्लोब के अच्छे से समझते हों कि हमारे किस इलाके में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो हमारा बिजनेस इंक्रीज़ होगा। ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में हम देखते हैं। इसमें हमारे पास हमने स्टेजेस हैं, हमारे पास स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, कि हमारे पास इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ होती है हमारे बिजनेस में। सबसे पहला है इसमें एक्सपोर्टिंग। जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो तब हमारी इंटरनेशनल लॉज वगैरह हम पे यूज़ होते हैं, हमें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट का सामना करना पड़ता है। लाइसेंसिंग, हमें लाइसेंस लेना पड़ता है इंटरनेशनली अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। फ्रेंचाइजिंग, हमें फ्रेंचाइज बनानी पड़ती है इंटरनेशनली, और जहाँ पे हमारा बिजनेस का हेड क्वार्टर है उसके अलावा भी हमें फ्रेंचाइज बनानी पड़ती हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ हमें डील करनी पड़ती है। ग्लोबल कॉरपोरेशन को भी हमें देखना पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लोबल स्टाफिंग। ग्लोबल स्टाफिंग क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली बेस्ड है हमारी, वो ये चीज़ को इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स उठाएं हम उस जॉब के लिए, जो सबसे अच्छे हैं, जो क्वालिफाई हैं उनको उठाएं। और वो हम किस तरह उठा सकते हैं, जाहिर सी बात है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के ज़रिए। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ स्टाफ मेंबर्स, कि हमारे पास हमारी अब कंपनी ग्लोबली है, हमारी कंपनी फ्रेंचाइजेज हैं हमारी दूसरे मुल्कों में भी, बाहर वाले मुल्कों में। तो हमारे पास स्टाफ टाइप्स ऑफ स्टाफ मेंबर कौन, कि हमारे पास कौन कौन से स्टाफ आ सकते हैं, किधर किधर से आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एक्सपर्टिएट। ये वो एम्प्लॉय होते हैं जो कि उस सिटी के नहीं होते, उस कंट्री के नहीं होते, लेकिन जिधर आपकी कंपनी का मेन हेड क्वार्टर होता है उधर से बिलोंग करते होते हैं, लेकिन आपकी किसी और फ्रेंचाइज में काम कर रहे होते हैं। दूसरा आता है होस्ट कंट्री नेशनल्स। होस्ट कंट्री नेशनल्स में क्या होता है कि उसी कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, लेकिन जिस कंट्री में आपका हेड क्वार्टर है उधर के नहीं होते, जिस कंट्री में आपकी फ्रेंचाइज है उसी के होते हैं और आपकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। इन HCN
एम्प्लॉयज़ की तादाद सबसे ज़्यादा होती है किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में, कि उसी मुल्क के लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास आता है थर्ड कंट्री नेशनल्स। थर्ड कंट्री नेशनल में ये होता है कि ना वो आपके हेडक्वार्टर वाले कंट्री से बिलोंग करते हैं, ना आपके फ्रेंचाइज वाले कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो किसी थर्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं। मतलब अब आपकी कंपनी पाकिस्तान में और उसका एक हेड क्वार्टर, उसका जो एक फ्रेंचाइज है वो इंग्लैंड में है, और आपके पास वर्कर आ गया है सऊदी अरेबिया से, तो वो आएगा थर्ड कंट्री नेशनल्स में। ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स में किस तरह डेवलपमेंट होती है, इसमें सबसे पहले आता है एक्सपर्टिएट डेवलपमेंट। एक्सपर्टिएट डेवलपमेंट में हम ये करते हैं कि हम जो एक्सपर्ट्स बंदे होते हैं हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें आता है हमारे पास एक्सपर्टिएट डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? एक्सपर्टिएट डेवलपमेंट का ये मतलब है कि डेवलपमेंट प्रोसेस फ़ौरन स्टार्ट कर दिया जाए जब आपने वर्क फोर्स को सिलेक्ट कर लिया, जब आपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लिया तो आप अपना काम फ़ौरन स्टार्ट कर दें। बेशक आपके पास कोई बिगनिंग गोल नहीं है, कोई आपके पास प्लान नहीं है, लेकिन आप फ़ौरन काम स्टार्ट कर दें। और इसके बाद आता है हमारे पास रिपार्टेशन, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग जैसी बात है, ज़रूरी है कि आपको एम्प्लॉय को अपने को देनी ही पड़ेगी ट्रेनिंग, कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो कंपनी में किस तरह काम करेगा, किन गोल्स को लेके वो अचीव करेगा, और वो किस तरह कंपनी में बिहेव करेगा, इस चीज़ की ट्रेनिंग आपको देनी ही पड़ेगी अपने एम्प्लॉय को। ग्लोबल कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, इसका ये चीज़ क्या है? ग्लोबल कंपनसेशन का मतलब होता है कि जब आप ग्लोबली किसी को कंपनसेशन दे रहे हो, कंपनसेशन वो होती है कि आप उसके बिल्स पे कर आप उसके बिल्स पे करते हो, आप उसका रेंट दे रहे हो आने जाने का, ये सारी चीज़ होती हैं। ग्लोबली जब हम कंपनसेशन पैकेज बनाते हैं तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस कंट्री में है, उसमें टैक्स कितने उसको लग रहे हैं, उसमें और फैक्टर्स कौन कौन से उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम अपना जो कंपनसेशन पैकेज होगा ना, हम ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनाएंगे ताकि जो हमारा एम्प्लॉय है उसको कंपनसेशन पैकेज अच्छा मिल सके और उसके इस्तेमाल में आए। इसके बाद आता है हमारे पास ग्लोबल सेफ्टी एंड हेल्थ, कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की ग्लोबल सेफ्टी और हेल्थ को किस तरह डिटरमाइन करेंगे। अगर हम उनको, ऐसी बात है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को अच्छी सेफ्टी देंगे, उसको एक अच्छी हेल्थ देंगे, हम उसको कोई परेशानी, हम उसके लिए परेशानी के सबब नहीं बनेंगे, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी शो करवाएगा, जिससे इनडायरेक्टली हमारी कंपनी को ही फ़ायदा होगा कि हमारा एम्प्लॉय हेल्दी हो, हमारा एम्प्लॉय अच्छा हो, उसका माइंड अच्छा चलता हो, तो वो हमारी कंपनी को ही फ़ायदा देगा। जैसे अब यूएस में जो ग्लोबल ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी सेफली परफॉर्म किए जाते हैं। उधर यूएस वाली साइड्स पे एम्प्लॉय का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ का और उनकी फिज़िकल हेल्थ का भी, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है पॉसिबल बैरियर्स, कौन कौन से हो सकते हैं इफ़ेक्टिव ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में। जो हमारे पास बैरियर्स आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अब अगर हमारी कंपनी किसी ऐसी कंट्री में है जिसका पॉलिटिकल फैक्टर स्टेबल है, तो हमारी कंपनी ग्रो करेगी, हमें कोई इशू नहीं आएगा, हम उस मुल्क की इकॉनमी स्टेबल होगी, इससे हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा, हमारी कंपनी लॉस में नहीं जाएगी। अगर हम किसी ऐसे मुल्क की बात करते हैं इस तरह पाकिस्तान है, उसमें पॉलिटिकल तो अनस्टेबल है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही अनस्टेबल है, तो इधर इकॉनमी बिगड़ती रहती है, बिजनेसेस को लॉस होते रहते हैं। अब जिस तरह पीछे से थोड़े दिन पहले ही सारी पाकिस्तान फैक्ट्रीज बंद थी, तो वो बिजनेसमैन काफ़ी लॉस में चल रहे थे, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद उन्होंने की हुई थी टैक्सेस की वजह से, कि अब हम काम ही नहीं कर सकते। इसी तरह पॉलिटिकल फैक्टर एक मेन फैक्टर है जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में बैरियर का काम परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारे पास आ गया इकोनॉमिक फैक्टर। वही बात है कि अगर किसी मुल्क की इकॉनमी अच्छी होगी, स्टेबल होगी, तो हम उस कंट्री में अपना बिजनेस ग्रो आसानी से कर पाएंगे, बनिस्बत इसके कि जिस कंट्री की इकॉनमी ठीक ही नहीं है, तो हम उधर क्या जाके करेंगे, उसकी बार बार डॉलर की कीमत ही ऊपर नीचे हो रही है, हमारे बिज़नेस को लॉस होगा, हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा होगा फ़ौरन लॉस होना शुरू हो जाएगा, हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हमारी
जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी पर बहुत हमारा बिजनेस बेस करता है। इसके बाद आता है हमारे पास लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस फैक्टर, कि इसमें हम वो ये होता है कि लेबर का और मैनेजमेंट का आपस में रिलेशन किस तरह का है, कि जो मैनेजमेंट है वो लेबर को उसके हकूक दे रही है, उसको तंग नहीं कर रही, तो लेबर का सलूक भी मैनेजमेंट के साथ अच्छा होगा। तो इससे आपके बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि अगर लेबर और मैनेजमेंट का आपस में रिलेशन अच्छा है तो वो मिल के काम करेंगे। लेकिन अगर आपके मैनेजमेंट का आपके लेबर्स के साथ या आपके लेबर्स का आपके मैनेजमेंट के साथ एक रिश्ता अच्छा नहीं है तो आपके बिज़नेस में काम भी नहीं ठीक, वो परफॉर्मेंस ही नहीं आपको मिल सकेगी। इसके बाद हम देखेंगे वाई इंटरनेशनल असाइनमेंट्स एंड इन फेलियर, कि जो हमारी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स होती हैं वो फेल क्यों हो जाती हैं। वो एक एस्टिमेट के मुताबिक 20 to 40% जो हमारी असाइनमेंट्स होती हैं इंटरनेशनली वो फेल हो जाती हैं। उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वो फेल होती हैं: कैरियर ब्लॉकेज, कल्चरल शॉक, लेक ऑफ प्री अडॉप्चर क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिवली मैनेजिंग इंटरप्रेटेड मैनेजमेंट विद HRM पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है कि कंपनीज अपने फेलियर को कम करने के लिए सेंसिबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, जो उसकी कंपनी में एज अ हेल्प उसको देती हैं कि वो प्रॉब्लम उनकी कंपनी को ना फेस करनी पड़े। वो पहले से ही प्री डिफाइंड पॉलिसीज़, सेट ऑफ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि उनकी कंपनी उनको फॉलो करते हुए चले, ताकि उनको फेलियर ना देखना पड़े। इसके अंदर पॉलिसीज़ के अंदर सिलेक्शन होती है कि आपने किस तरह सेलेक्ट, किसी कैंडिडेट को किस तरह सेलेक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग किस तरह होगी, उसका कैरियर आप किस तरह डेवलप करवाएंगे और उसके कंपनसेशन किस तरह देंगे। ये सारी HRM पॉलिसीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं अपने बिजनेस में फेलियर को ओवरकम करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्शन, कि हम सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के ऊपर। इसके 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम नज़र में रख के हम एम्प्लॉय की सिलेक्शन करते हैं इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए, कि हमारा जो कैंडिडेट है उसको कल्चरल सेंसिटिविटी की नॉलेज है या नहीं। हम एक बोर्ड बना देते हैं कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए। हम उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी देखते हैं कि उसका प्रीवियस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो हम लास्ट में हम ये भी चीज़ चेक करते हैं कि अगर कैंडिडेट फ़ॉरेन बॉर्न है कि नहीं है, कि उसको उधर के लोगों की समझ बूझ है कि नहीं है। हम ये सारी चीज़ें अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करते हुए ये सारी चीज़ें जहन में रख के हम परफेक्ट कैंडिडेट फॉर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हम चूज़ करते हैं। इसका पहला पॉइंट है हमारे पास ट्रेनिंग। हमने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया, अब उसकी ट्रेनिंग हमने किस तरह करनी है। अब कई कंट्रीज़ में आप कुछ सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते। आप उधर, अब जिस तरह कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उन्होंने वो LGBT के सिंबल्स को बिल्कुल बैन किया हुआ, जिसकी वजह से कुछ जो प्लेयर्स हैं वो उधर एहतजाज भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उस कंट्री में जाने से पहले, कि उसकी लैंग्वेजेस कौन सी हैं, उसके कस्टम्स क्या हैं, उसके कल्चर्स क्या हैं, उसका लोकल कल्चर क्या है, उसमें टैक्सेस लॉज वाला क्या सीन है, और उसकी गवर्नमेंट किस तरह की है, वो क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अपनी प्रोवाइड कर रही है आपको कौन से लॉज फॉलो करने पड़ेंगे उधर जाके। ये सारी चीज़ें आप अपने कैंडिडेट को ट्रेनिंग में ब्रीफ करते हो। इसके बाद आता है कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट में आप अपने जो कैंडिडेट होता है उसका कैरियर डेवलप करते हो, और बाद में वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस के लिए ला के देता है इंटरनेशनली। उसके बाद आता है कंपनसेशन, कि आपने जो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए अपना कैंडिडेट सेलेक्ट किया, आप उसको कंपनसेशन किस तरह देते हो। ये भी काफ़ी वैलिड पॉइंट है जो इफ़ेक्ट करता है आपके इंटरनेशनल असाइनमेंट को। और अब हमारा चैप्टर नंबर 44 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।